विशेष में हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ा विजन, विकसित भारत का मिशन। इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। दीपशिखा सिकरवार है, वरिष्ठ संपादक, इकोनॉमिक टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपशिखा जी, इन पांचों फैसलों के लिहाज से अगर बात करें, अगर एक एक करके, तो पहले किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो पोषण आधारित सब्सिडी को लेकर जो फैसला लिया गया है, ये देश के अन्नदाताओं के लिए कितनी राहत भरी खबर, क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं उसको देखते हुए सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल आर्येंद्र, आपने एकदम सही कहा। हमने देखा था कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, वहाँ से फर्टिलाइज़र का सप्लाई एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था वो सप्लाईज के लिए। उसकी वजह से दुनिया में फर्टिलाइज़र की जो कीमत थी अलग तरीके की, उनका दाम तकरीबन 40 से 50% तक बढ़ गया था। और अब जो है हमारे लिए खरीफ की बुआई का सीज़न जो है वो शुरू होगा, तो किसानों को सही दाम पर, सस्ते दाम पर खाद जो है मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, ताकि उनके ऊपर ये जो दामों में वृद्धि हुई है लड़ाई के चलते, वो उनके ऊपर असर ना हो। तो सरकार ने ये सब्सिडी बढ़ाई है, तकरीबन 12% की बढ़ोतरी है पूरे सब्सिडी में। तो ये सही समय पर इसको कर दिया गया है, ताकि सीज़न शुरू होने से पहले उनको सप्लाई जो है बराबर प्रचुर मात्रा में मिलता रहे, स्टेबिलिटी रहे सप्लाई की, और दाम जो है वो जो वृद्धि थी उसका असर उन तक ना पहुंचे। तो किसानों के हित में एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये निर्णय है और सही समय पर है। जी प्रोफेसर अश्विनी महाजन, क्या किसानों के लिहाज से ही इसको देखा जाए, और अगर ये फैसला ना हो तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल असर कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादों की महंगाई पे पड़ सकता है, या तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्था के उस चक्र पे पड़ सकता है? उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये महज देश के किसानों को राहत नहीं, उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी, और देश की अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता बनाए रखना महंगाई के लिहाज से, उस नज़रिए से भी देखा जाए इसको। देखिए, कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये भी सरकार का ही दायित्व है। और उसमें दूसरा ये है कि किसानों को फसल के समय, जैसा दीपशिखा जी बता ही रही थी, कि फसल के समय उनको सप्लाई सुनिश्चित हो और सही कीमत पर हो। तो इसलिए ये फैसला खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल कर के हालांकि हमारी खाद्यान्नों की काफ़ी उत्पादन सही चल रहा है और हमारे पास सरप्लस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खतरा बना रहता है। और मौसम पर तो किसी का ज़्यादा जोर चलता नहीं है, तो इसलिए, और आगे चल कर के मानसून कैसा होगा इसके बारे में दो प्रकार की राय चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की सुरक्षा और किसानों की आमदनी सुनिश्चित हो, क्योंकि आप ये देखिए कि किसानों की जो सरप्लस है, जो आमदनी है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले, और साथ ही साथ इनपुट्स की कॉस्ट जो है वो भी सीमित रहे और बहुत ज़्यादा ना बढ़े। जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा भी है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो डीएपी है उसकी कीमत वही 1350 पे ही टिकी रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो ये सारी बातों को समझते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत समय पर, सामयिक और बहुत जिम्मेदारीपूर्ण ये कार्य किया है। और मुझे लगता है कि इसकी सराहना जितनी की जाए कम है। जी दीपशिखा जी, एक और बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया, वो जयपुर में मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उसके फेज़ 2 को मंजूरी। 41 किलोमीटर के लंबा लगभग ये फेज़, और लगभग 5-5.5 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारे जयपुर जैसे शहर को एक प्रकार से मॉडर्न जो ट्रांसपोर्टेशन है उस दिशा में आगे बढ़ाना, क्योंकि ग्लोबल मैप पे कहीं ना कहीं जयपुर की पहचान है, वैश्विक पहचान है। उस लिहाज से ये फैसला कितना मददगार, और जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उस नज़रिए से भी इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल आरिंद, जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और दूसरा, अर्बनाइजेशन जो है, जयपुर एक बढ़ता हुआ शहर है जो मॉडर्नाइज हो रहा है,
विस्तार हो रहा है उस शहर का, डेवलपमेंट वहाँ पर कि उस नज़रिए से भी देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, शहरी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए भी, और जो आ रहे हैं वहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी। और मेट्रो खास तौर से अगर आप देखें तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि और जिस तरह का हमने देखा इस समय क्राइसिस के समय में हम देख रहे हैं हमारी निर्भरता जो है वेस्ट एशिया आयातित तेल पर, कच्चे तेल पर किस तरह से हम लोग निर्भर हैं। तो ये क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जितना ये इसका विस्तार होगा उतना ही लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए बढ़िया है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और दूसरा, ये निर्भरता जो हमारी है इससे थोड़ी आगे चल के इसी तरह से अगर विस्तार होता रहा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासतौर से ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। जी, अश्विनी महाजन जी, महज जयपुर के आज का ये फैसला नहीं, हमने देखा कि बीते एक दशक में देश के तमाम शहरों में मेट्रो को विस्तार दिया गया है और दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम हो रहा है, ढांचागत विकास पे आपको लगता है कि उस दिशा के लिहाज से भी तमाम बड़े फैसलों में ये मददगार फैसला? देखिए, दुनिया भर की तरफ हम जब देखते हैं तो अमेरिका में बहुत ही सीमित मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसी प्रकार से यूरोप में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो वहाँ की ट्रेन सर्विस है, मेट्रो, ट्यूब रेल, इस प्रकार की, उसमें भी एक ठहराव सा आया हुआ है, नई एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है। और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पिछले सालों में भारत ने मेट्रो की दृष्टि से इतना ज़बरदस्त विकास किया है। और जैसा कि अभी दीपशिखा जी बता भी रही थी कि जो अभी हम जयपुर की जब बात करते हैं तो जयपुर जितना शहर पहले हुआ करता था उससे 25-30 किलोमीटर की परिधि पूरी की पूरी उसको देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका विस्तार हुआ है। ऐसे में मेट्रो का पूरा जाल वहाँ बिछाना, और अभी फ़िलहाल जो 41 किलोमीटर का जो ट्रैक अभी स्वीकृत हुआ है उसको और ज़्यादा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और पूरे देश भर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो की दृष्टि से हमारी जो उत्पादन की आत्मनिर्भरता है वो भी लगातार बेहतर होती जा रही है। हमारी निर्भरता दूसरे मुल्कों पर उसके इक्विपमेंट्स के लिए, डिब्बों के लिए वो कम हो रही है, और धीरे धीरे करके हम अपने आत्मनिर्भर होकर के मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, और आगे चल करके हमारे रेलवे उत्पादन, जो रेलवे वस्तुओं का जो उत्पादन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में होता है, उसको एक बहुत बड़ा एक विस्तार मिल सकता है। और ख़ासतौर जी, पर इसके साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयुक्त है, और हमारी जो विदेशों पर निर्भरता तेल के लिए है उस पर भी काफ़ी कमी आएगी इससे। जी, दीपशिखा जी, एक और फैसला, क्योंकि राजस्थान की एक रिफाइनरी का जो बढ़ी हुई लागत थी उसको मंजूरी दी गई है, तो ये इस क्राइसिस में, अभी मौजूदा क्राइसिस में हमने देखा, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में देखा कि हमारी जो देश की रिफाइनरिंग कैपेसिटी थी उसने हमें बहुत संबल प्रदान किया। उस दिशा में भी सरकार लगातार अपने आप को विस्तार दे रही है, और भले ही हम अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी मौजूदा हालात को देखते हुए इस दिशा में भी हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि इस क्राइसिस से भी अगर हम हटकर देखें तो रिफाइनिंग कैपेसिटी देश में उसका जितना विस्तार होगा, एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, दूसरा आप एनर्जी इंपोर्ट पर आपका जो निर्भरता है उसको भी कम करेंगे, उसके अलावा आप निर्यात के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये रिफाइनरी में थोड़ा निवेश बढ़ाने की बात थी, तो कैबिनेट ने आज उसको मंजूरी दी है ताकि उसका विस्तार हो सके, उसको सेटअप किया जा सके ठीक से। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट ये रिफाइनरी आ जाने से मिलेगा। जी, अश्विनी महाजन, एक और फैसला, क्योंकि कहा जाए दो फैसले जो कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, कम लागत पर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम तेजी से आगे बढ़ें, उस नज़रिए पे भी लगातार फोकस तरीके से काम हो रहा है हिमालयन रेंज में भी। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए ही, और वहाँ पर संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। और ऐसे में पनबिजली योजना का
को शुरू करना और उसके साथ ही साथ अरुणाचल को फ्री बिजली मिलना, ये वहाँ के उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा शगुन हो सकता है। और मैंने स्वयं जाकर के देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी तेज़ी से विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसको विकास को करने की और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता था, आज वो देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। आज वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ रोजगार का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर आमदनी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से इस प्रकार का जो फैसला होता है, वो कहीं ना कहीं जो राज्य अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं, जी उनके अलगाव को भी कम करता है। बिल्कुल, और यही शायद दिलों की दूरियां नज़दीकियां बदलती हैं, और वो उस लिहाज से ये फैसले भी उसमें मददगार साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे चुनावी राज्यों में किस प्रकार से मचा हुआ है घमासान। खबर पर विस्तार से नजर।